हेलो स्टूडेंट्स, आज एम्ब्रायोजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग हम देखेंगे। मेंढक में लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता प्रजनन ऋतु में पाई जाती है। मेंढक के नर में मैथुन गद्दियाँ कपुलेटरी पैड्स पाई जाती हैं। ये नर के अग्रपाद में प्रथम उंगली के नीचे स्थित होती हैं। ये गहरे रंग की विशेष रूप से फूली रचना होती है। प्रजनन काल में ये वृद्धि कर बड़ी हो जाती है। इसके साथ नर में एक स्वर कोश व स्वर रज्जु वोकल सेक्स एंड वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि प्रजनन ऋतु में टर टर की आवाज़ उत्पन्न कर मादा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नर मेंढक का उदर मादा मेंढक की तुलना में संकड़ा होता है। मेंढक में अन्य कशेरुकों के विपरीत परिवर्धन सीधा व प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष व जटिल इनडायरेक्ट होता है। मेंढक में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में युग्मनज से पहले एक ऐसा भ्रूण बनता है जो अंडे से बाहर निकलकर कुछ समय के लिए जल में स्वतंत्र जीवन यापन करता है। इस स्वतंत्र भ्रूण को टेडपोल कहते हैं। टेडपोल कायांतरण में जाकर वयस्क में बदल जाता है। अतः मेंढक में परिवर्धन दो प्रावस्थाओं में हम पढ़ सकते हैं। प्रथम प्रारंभिक भ्रूणीय परिवर्धन या अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, उत्तर भ्रूणीय या भेक शिशु प्रावस्था लेट एम्ब्रायोनिक और टेडपोल स्टेज। मेंढक में जनन काल वर्षा ऋतु में जुलाई से सितंबर तक होता है। ग्रीष्म सुप्तावस्था को त्याग कर नर व मादा मेंढक तालाब पोखर के पानी में आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो मेंढक में नर जनन अंग वृषण टेस्टिस एवं मादा में अंडाशय ओवरी होते हैं। टेस्टिस मेंढक में एक जोड़ी वृषण जो कि सफ़ेद एवं अंडाकार होते हैं, वृक्क के अग्रभाग में स्थित होते हैं। ये वृषण योजनी द्वारा लटके रहते हैं। प्रत्येक वृषण अनेक शुक्रधर नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। इन नलिकाओं के मध्य योजी उत्तक उपस्थित होते हैं। इस योजी उत्तक में रक्त केशिकाएं तथा लसिका के साथ साथ अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा एक ऐसा हार्मोन स्रावित होता है जो कि मेंढक के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। नलिका की दीवार जननिक एपिथेलियम की बनी होती है। ये यहाँ हम देख सकते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम से शुक्रजनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं एवं ये शुक्र जनन में जाकर के शुक्राणु बनाते हैं। यहाँ शुक्राणु 20 से 40 के समूह में पाए जाते हैं। परिपक्व शुक्राणु बंडलों के रूप में नलिकाओं में पड़े हुए शुक्र तरल में तैरते रहते हैं। परिपक्व होने पर शुक्राणु नलिका की अवकाशिका में आ गिरते हैं। यहाँ से ये शुक्राणु अपवाहिकाओं द्वारा तथा बिदर नाल में से होकर मूत्रवाहिनी में पहुँच जाते हैं। मूत्रवाहिनी से फिर ये शुक्राणुओं में पहुँच जाते हैं जहाँ वे संचित होते रहते हैं। ये यहाँ टीएस ऑफ टेस्टिस हम देख सकते हैं। ये जर्माइनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। ओवरी ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो मेंढक में मादा जननांग अंडाशय होती है। ये एक जोड़ी मेंढक में पाए जाते हैं। ये वृक्क के पास ही स्थित होते हैं। ये अंडाशय योजनी मीजोवेरियम द्वारा वृक्कों से जुड़े होते हैं। अंडाशय पालीयुक्त थैलेनुमा संरचनाएं होती हैं जो कई अंडाशय पुटकों ओवेरियन फॉलिकल्स की बनी होती हैं। प्रत्येक अंडाशय में कई काले सफ़ेद अंड पाए जाते हैं। ये प्रजनन ऋतु में बहुत बड़े हो जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय की बाहरी परत जननिक एपिथेलियम से बनी होती है। ये बाहरी जो परत है वो जर्माइनल एपिथेलियम से बनी है। यहाँ से ये अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं। प्रजनन ऋतु में अंडे अंडाशय की सतह में से फूटकर बाहर आ जाते हैं और देह गुहा में पहुँच जाते हैं। यहाँ से ये अंडवाहिनी के द्वारा होते हुए अस्थायी रूप में अंड थैलों में जमा कर दिए जाते हैं। अंडवाहिनियों में से गुजरते हुए अंडों के ऊपर एल्बुमिन की परतें चढ़ जाती हैं। यहाँ पर जर्माइनल एपिथेलियम, वेजिटल हेमिस्फीयर, पिगमेंट, ये यहाँ ब्लड वेसल्स देख सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फॉलिकुलर एपिथेलियम, ओव्यूलेटिंग oocytes और ये एनिमल हेमिस्फीयर। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मेंढक का शुक्राणु लंबे व पतले से धागेनुमा रचना होती है जो कि गतिशील होती है। इसमें 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है: हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड ये शुक्राणु का अगला फूला हुआ बेलनाकार भाग होता है। इसमें शुक्राणु का बड़ा सा केंद्रक स्थित होता है। यहाँ पर ये हेड रीजन
इसके अग्रसिरे पर एक टोपीनुमा रचना पाई जाती है जिससे ये एक्रोजोम कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य का महीन स्तर होता है। मिडिल पीस, शुक्राणु के शीर्ष के ठीक पीछे एक दूसरे के समकोण पर स्थित दो बिंदु समान तारक केंद्रक ये यहाँ पर सेंट्रियोल स्थित होते हैं। दूरस्थ तारक केंद्र से एक लंबी एवं महीन अक्षसूत्र एक्सियल फिलामेंट निकलकर शुक्राणु के पूरे मध्य भाग से होता हुआ पीछे पूंछ का ये निर्माण करता है। एक्सियल फिलामेंट मध्य भाग में अक्षसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाए गए मोटे माइटोकॉन्ड्रियल खोल में बंद रहता है। टेल, शुक्राणु की लंबी पूंछ भी अक्षसूत्र का अधिकतर भाग कोशिका द्रव्य से बनी महीन झिल्ली में बंद रहता है। इस भाग को मुख्य सूत्र मेन पीस कहते हैं। पुच्छ के क्षेत्र भाग में सूत्र नग्न होता है और पुच्छ का अंतिम सूत्र एंड पीस कहलाता है। इधर थैंक यू। एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ फ्रॉग में आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो यहाँ अंडाणु गोल, बड़ा व अचल होता है। इसमें तारक केंद्रक का अभाव होता है। यह लगभग 1.6 मिलीमीटर व्यास का होता है। इसका एक ओर का भाग सफ़ेद तथा दूसरी ओर का भाग काला होता है। सफ़ेद भाग में पीतक योग भरा होता है। वह इसे वेजिटेटिव हेमिस्फीयर कहते हैं। ये यहाँ पर वेजिटेटिव हेमिस्फीयर हम देख सकते हैं, ये वाला पार्ट। काले भाग में काली रंग कणिकाएं पिगमेंट ग्रेन्यूल से युक्त कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक होते हैं, इसलिए इसे गोलार्ध एनिमल हेमिस्फीयर कहते हैं। ये वाला भाग एनिमल हेमिस्फीयर। दोनों के मध्य हल्के भूरे रंग का अर्धचंद्राकार भाग धूसर अर्धेंदु ग्रे क्रेसेंट। ये एनिमल हेमिस्फीयर और वेजिटल हेमिस्फीयर के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ग्रे क्रेसेंट। मेंढक के अंडाणु को गोलार्ध पीतकी टीलोलेसिथल कहते हैं। अंडाणु के चारों ओर एक पारदर्शक पीतक कला वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन हम यहाँ देख सकते हैं, जो स्वयं इसके तथा पुटिका कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। पीतक कला वो कोशिका द्रव्य कला के मध्य जल से भरी एक संक्रीय परिपीत गुहा पेरीवाइटेलाइन स्पेस होती है। ये यहाँ पर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और ये यहाँ पर जो स्पेस है उसको बोलेंगे हम पेरीवाइटेलाइन स्पेस। प्रारंभ में पीत कला पर बाहर मोटा एल्बुमेन का आवरण होता है जो शीघ्र ही पानी में फूलकर जेली के समान लसदार हो जाता है। एल्बुमिन का श्रावण अंडवाहिनी की दीवार की ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा होता है जब अंडक कोशिकाएं इससे गुजर रही होती हैं। इसके बाद कपुलेशन का एक्ट आता है। उसके फिर ओविपोजिशन कॉपुलेशन के परिणाम स्वरूप नर व मादा दोनों अपने अपने युग्मकों को बाहर निकालने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। मादा पहले एल्बुमिन में सने अर्ध परिपक्व अंडाणु ओवा अवस्कर द्वारा पानी में निकालते हैं। मादा द्वारा अंडों का बाहर निकालना ओविपोजिशन कहलाता है। ठीक इसी समय नर अवस्कर द्वारा शुक्राणु द्रव्य स्पर्मेटिक फ्लूइड निकालता है। अंड निक्षेपण प्रातःकाल होता है। मादा मेंढक एक बार में 500 से 600 अंडाणु देती है। अंडाणुओं के चारों ओर एल्बुमिन जल सोखकर फूल जाता है तथा लसदार जेली बनाता है। अनेक अंडाणुओं शुक्राणुओं को फंसाए हुए जेली जल की सतह पर फैल जाती है। इसी को मेंढक का स्पान या जलांडक कहते हैं। ये यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें स्पर्म्स भी हैं, एग्स भी हैं और ये जेली, इसको बोलते हैं स्पान। सिग्निफिकेंस ऑफ जेली, इस जेली का क्या महत्व है? जेली इन स्पान, सिग्निफिकेंस ऑफ जेली इन स्पान ऑफ फ्रॉग। तो जेली की सतह पानी सोखकर फूल जाती है एवं स्टिकनेस को खो देती है। जेली की उपस्थिति मेंढक अंडों में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे जेली अंडों के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाती है और यह वायुमंडल के अधिक ताप तथा धूल व आपसी रगड़ से अंडाणुओं की रक्षा करती है। जेली द्वारा अंडाणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं एवं बिखरते नहीं हैं। जेली द्वारा अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में चिपक जाते हैं जिससे निषेचन की क्रिया आसानी से हो जाती है। जेली में अंडों के बीच वायु के बुलबुले फंस जाते हैं जिससे जलांडक हल्का होकर पानी की सतह पर रहता है। जेली अस्वादिष्ट होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ जेली इन स्पान ऑफ फ्रॉग में, जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियो में, जेली अस्वादिष्ट होती है, अतः मछलियां, जलीय कीड़े व पक्षी आदि अंडों को नहीं खाते हैं।
जेली में उपस्थित वायु के बुलबुले अंडाणु को श्वसन में सहायता करते हैं। तेज बहाव वाले पानी में लसदार जेली जलांडक को पत्थरों, पौधों आदि से चिपकाकर इसे बह जाने से रोकती है। निषेचन के पश्चात अंडाणुओं में वृद्धि होती है और इन्हें जेली परस्पर इतना दूर रखती है कि वृद्धि में कोई बाधा नहीं पड़ती है। जेली सतह अंडों को अवरोधक आवरण प्रदान करते हैं जो रेडिएंट एनर्जी और सूर्य की किरणों से रक्षा करती है। जेली का पाया जाना वातावरण के साथ अनुकूलता प्रदर्शित करता है। रेप्टाइल्स और पक्षी में भी वातावरण की अनुकूलता हेतु अंडाणुओं की सुरक्षा के लिए कवच एवं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित होती हैं। इस प्रकार जेली मेंढक के अंडाणुओं के निषेचन एवं परिवर्धन में सहायता करती है, साथ ही सुरक्षा एवं ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। फर्टिलाइजेशन। मेंढक में निषेचन जल में होता है, अतः इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जल में शुक्राणु व अंडाणु कुछ समय तक ही जीवित रहते हैं, अतः मेंढक में कपुलेशन का प्रयोजन केवल यही होता है कि अंड निक्षेपण व शुक्राणुओं का स्खलन साथ साथ हो और पास पास हो, जिससे अधिकतर अंडाणुओं का शीघ्र निषेचन एल्बुमिन के फूलने के पूर्व हो जाए। एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम देखते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स टुवार्ड्स ओवा। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो शुक्राणु अपने सिर से पीतकला पर चिपक जाते हैं। शुक्राणुओं को आकर्षित करने के लिए अंडाणुओं से फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राणुओं द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन निकलता है। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन को आकर्षित करता है एवं यही कारण है कि शुक्राणु एल्बुमिन में तैरते हुए अंडाणु की पीतक कला से चिपक जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। कई शुक्राणु एक ही अंडाणु पर चिपकते हैं, परंतु सक्रिय ध्रुव एनिमल पोल पर चिपके शुक्राणु में से एक जो सबसे पहले पीतक कला में सिर गड़ा देता है एवं अंदर प्रवेश करता है। शुक्राणु का एक्रोसोम जैसे ही अंडाणु की सतह के संपर्क में आता है, अंडाणु का कोशिका द्रव्य आगे की ओर फूलकर नुकीला उभार बनाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। इसे कोन ऑफ रिसेप्शन भी कहा जाता है। ये एक रासायनिक क्रिया होती है। एक्रोसोम शुक्राणु लाइसिन स्पर्म लाइसिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का श्रवण करता है, जो अंडाणु की अंडकला को गला देती है। शंकु धीरे धीरे अवकलित हो जाता है और शुक्राणु अंडाणु में खिंचा चला जाता है। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश रासायनिक क्रिया पर निर्भर करता है। इस कार्य में एक्रोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम सहायता करते हैं। मेंढक में शुक्राणु पूरा ही अंडाणु में प्रवेश करता है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य में इसकी पुच्छ पिघलकर नष्ट हो जाती है। यहाँ पेनिट्रेशन पाथ हम देख सकते हैं। पेनिट्रेशन पाथ यहाँ वेजिटल हेमिस्फीयर और एनिमल हेमिस्फीयर, और यहीं से माइग्रेशन ऑफ पिगमेंट। यहाँ से स्पर्म एंट्री करता है इधर से। देन आता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के साथ ही अंडाणुओं के सक्रियण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अंडाणु अत्यधिक सक्रिय होकर जैसे फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात ही पीतकला के चारों ओर एक निषेचन झिल्ली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, जो अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश नहीं करने देती है। यह झिल्ली अंडाणु के वल्कुटीय कणों द्वारा बनती है। फॉर्मेशन ऑफ पेरीवाइटिलाइन स्पेस। अंडाणु के कोशिका द्रव्य के कुछ जल के समान तरल रिसकर इसके साथ तथा पीतक कला के मध्य एकत्रित हो जाता है, अतः पीतकला कोशिका द्रव्य से हट जाती है। इस बीच के तरल से भरे स्थान को परिपीत गुहा कहते हैं। पीतकला से अलग होते ही गुहा अंडाणु भीतर ही घूमने लगता है। परिणाम स्वरूप सक्रिय ध्रुव हल्का होने से ऊपर की ओर आ जाता है, अक्रिय ध्रुव भाग भारी होने के कारण नीचे की ओर आ जाता है। सेकंड मैचुरेशन डिवीजन जब होता है इसमें, तो मेंढक में अंड निक्षेपण के समय सेकेंडरी oocyte अवस्था में होता है। इसका केंद्रक द्वितीय परिपक्व विभाजन की मध्य अवस्था मेटाफेज में होता है। शुक्राणु प्रवेश करता है और द्वितीय ध्रुवकाय सेकंड पोलर बॉडी बनती है। जब अंडाणु के केंद्रक को मादा पूर्व केंद्रक फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, यह अंडाणु की सतह से हटकर अक्ष पर आ जाता है। पेनिट्रेशन पाथ ऑफ स्पर्म। जो ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, अंडाणु के सक्रिय ध्रुव से उस भाग की सतह पर
रंग कणिकाएं जो इसकी भूमध्य रेखा पर प्रवेश बिंदु के ठीक सामने होती हैं, प्रवेश स्थान की ओर जाने लगती है। जिस भाग से कणिकाएं हटती हैं उसका रंग हल्का हो जाता है, इसे ग्रे क्रेसेंट। ये जैसे यहाँ से कणिकाएं हट गई तो इस वाले भाग को ग्रे क्रेसेंट कहा जाता है। ये भाग आगे चलकर भ्रूण का पश्च भाग बनाता है। ग्रे क्रेसेंट व निषेचन शंकु को मिलाने वाली रेखा को डोर्सो वेंट्रल एक्सिस कहते हैं। स्पर्म पाथ, शुक्राणुपात। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के पश्चात पुच्छ शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। शीघ्र व मध्य भाग, शीर्ष व मध्य भाग एक निश्चित पथ पर अंडाणु के पूर्व केंद्र की ओर गति करते हैं। यह पथ शुक्राणुपाथ कहलाता है। यह कुछ रंगाकणों को भी अपने साथ अंडाणु के कोशिका द्रव्य में धकेलता है। अतः अंडाणु में प्रवेश के बाद शुक्राणु का पथ एक काली लीक के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। यदि मादा पूर्व केंद्रक सक्रिय ध्रुव के मध्य भाग में होता है तो शुक्राणु पथ लगभग सीधा होता है। यदि मादा पूर्व केंद्रक सक्रिय ध्रुव में अकेंद्रकीय होता है तो पहले तो शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कुछ देर तक सीधे प्रवेश पथ पर बढ़ता है, परंतु बाद में यह मादा पूर्व केंद्र की ओर मुड़कर एक नए कॉपुलेशन पाथ पर बढ़ने लग जाता है। अंत में नर व मादा पूर्व केंद्रक मिल जाते हैं। इनकी केंद्रक कला टूटकर समाप्त हो जाती तथा इनके गुणसूत्र तर्कु पर क्रमबद्ध होने लगते हैं। इस प्रकार अंडाणु निषेचन पूरा हो जाता है और वे युग्मनज केंद्रक बन जाता है। आज एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग में हम पढ़ेंगे मोरूला स्टेज। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने फ्रॉग क्लीवेज देखे, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज और फिफ्थ क्लीवेज। और फिफ्थ क्लीवेज के बाद 32 कोरकखंड बन जाते हैं। तो मेंढक में कुछ 32 कोरकखंड वाले भ्रूण को मोरूला अवस्था माना जाता है। इस समय का भ्रूण कोशिकाओं का एक गोल सा पिंड होता है। इसकी सतह पर कोशिकाएं ऐसे उभरी दिखाई देती हैं जैसे शहतूत पर दाने। परंतु मेंढक में कोरक गुहा ब्लास्टोसिलो का परिवर्तन 8 कोशिका अवस्था में ही हो जाता है। कोरक खंडों की संख्या में वृद्धि के साथ यह भी वृद्धि करती रहती है। अतः अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि मेंढक में मोरूला अवस्था अनुपस्थित होती है। ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग, तो मेंढक में एम्फीब्लास्टुला प्रकार का कोरक पाया जाता है। ब्लास्टुला यह आदर्श रूप से गोल व खोखली गेंद जैसा होता है, जिसमें कोरक गुहा व इसके चारों ओर कोरकखंड की बनी दीवार पाई जाती है। मेंढक में भ्रूण में जब सिर्फ 8 कोरकखंड बनते हैं तब इसके केंद्रक में एक छोटी सी गुहा दिखाई देती है। इसे ब्लास्टोसिलो कहते हैं। इसको हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये ऊपर ये माइक्रोमीयर्स हैं, नीचे मेगामीयर्स और ये बीच में हम ब्लास्टोसिलो को देख सकते हैं। यहाँ पर यह लघु व दीर्घ खंडों के मध्य स्थित होती है। इसमें लघु खंडों द्वारा स्रावित एक क्षारीय एल्ब्यूमिनस तरल भरा रहता है। जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ता है कोरक गुहा भी आकार में बढ़ती है। वो 32 कोशिकीय अवस्था तक ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। कोरक का लंबवत काट देखने पर पता चलता है कि गुहा की छत बहुत से छोटे छोटे लघु खंडों के द्वारा व तरल रंगहीन दीर्घ खंडों का बना होता है। इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। कोरक के संभावी क्षेत्र प्रिजम्पटिव एरिया ऑफ ब्लास्टुला, अंगीय स्तर के सभी बहुकोशिकीयों में शरीर के विभिन्न अंग भ्रूणीय कोशिकाओं के 3 प्राथमिक जनन स्तरों प्राइमरी जर्म लेस द्वारा बना होता है। यह जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म है। इन जनन स्तरों का निर्माण कोरक अवस्था के पश्चात गेस्ट्रुला प्रावस्था में होता है। जैसे प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एरिया, तो कोरक का लगभग सारा सक्रिय गोलार्ध संभावी बही स्तर बनाता है। इसका सबसे बाहरी कोशीय स्तर प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस बनाता है। कोरक गुहा का छत्र बनाने वाला भीतरी स्तंभ स्तर भी प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट होता है। ये आगे चल कर के तंत्रिका तंत्र को बनाता है। संभावी अंतःस्तर क्षेत्र प्रिजम्पटिव इंडोडर्मल एरिया, कोरक का अक्रिय गोलार्ध मुख्यतः संभावी अंतःस्तर होता है। संभावी पृष्ठ मेरु व मेसोडर्म क्षेत्र प्रिजम्पटिव कोर्डल मेसोडर्मल एरिया। जो ग्रे क्रेसेंट हमने पढ़ा उसमें संभावी मध्य स्तर एवं अंत्य स्तर का कुछ भाग होता है। इसका चौड़ा मध्य पृष्ठ भाग संभावी पृष्ठ मेरु या मेरुदंड तथा संकरे पार्श्व भाग संभावी पार्श्व पट्ट मध्य स्तर होते हैं। संभावी मेरुदंड के ठीक पीछे
ग्रे क्रेसेंट का एक छोटा व संकरा पट्टीनुमा भाग संभावी प्रीकॉर्डल पट प्रीकॉर्डल प्लेट कहलाता है। यह संभावी प्रिजम्पटिव फोरगट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।